आज हम डिकोड करने जा रहे हैं एक ऐसा कूटनीतिक भूचाल जिसने भारत और कनाडा के रिश्तों की नींव हिलाकर रख दी है। आज हम उन वजहों की गहराई में उतरेंगे जो इन बड़ी बड़ी हेडलाइंस के पीछे छिपी हैं और समझेंगे कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। क्रेडिबल एलिगेशंस। 11 सितंबर 2023 की वो तारीख जब कनाडाई प्रधानमंत्री के इस एक बयान ने दुनिया भर की सुर्खियों में आग लगा दी। रातों रात भारत और कनाडा के रिश्ते उस खिसकती जमीन पर आ गए जिसकी शायद किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो भाई, सबसे बड़ा सवाल यही है कि दो ऐसे देश जिनके बीच हमेशा से दोस्ताना रिश्ते रहे, वो अचानक इस टकराव तक कैसे पहुंच गए। इसे समझने के लिए हमें आज की इन खबरों से थोड़ा पीछे जाना होगा। इतिहास के कुछ पन्नों को पलटना होगा जहां अनदेखी चेतावनियों और घरेलू राजनीति का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल बिछा है। आइए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। कैसे मदद के दौर से शुरू हुआ ये सफर एक टूटे हुए भरोसे पर आकर रुक गया। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 20वीं सदी के मध्य में। उस वक्त दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती हुआ करती थी। कनाडा ने एक नए और आज़ाद भारत की दिल खोलकर मदद की। 1951 में भारी भरकम वित्तीय सहायता दी और 1960 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स लगाने में भी पूरा सपोर्ट किया। लेकिन ये जो भरोसा था ना, वो 1974 में तब बुरी तरह दरक गया जब भारत ने अपना स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण किया। कनाडा का आरोप था कि इसमें उनके द्वारा दिए गए प्लूटोनियम का इस्तेमाल हुआ है और बस यहीं से कड़वाहट की नींव पड़ गई। इसके बाद रिश्तों पर पैबंद लगाने की कोशिशें भी हुईं, लेकिन वो तब पूरी तरह नाकाम हो गईं जब भारत ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी पर साइन करने से साफ इनकार कर दिया। भारत का सीधा सा तर्क था कि ये संधि उन देशों के साथ सरासर भेदभाव करती है जिन्होंने 1967 के बाद हथियार बनाए, और इस तरह दोनों देशों के बीच एक ठंडी सी कूटनीतिक दीवार हमेशा के लिए खड़ी हो गई। अब आते हैं उन चेतावनियों पर जिन्हें दशकों तक अनदेखा किया गया। हम बात कर रहे हैं उग्रवाद के उदय और एयर इंडिया की उस खौफनाक त्रासदी की। चलिए 1980 के दशक में चलते हैं। 1971 के युद्ध में हारने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ था और उसने अलगाववादी समूहों को हवा देनी शुरू कर दी थी। नतीजा ये हुआ कि तलविंदर सिंह परमार जैसे चेहरे सामने आए जो कनाडा की जमीन से बेखौफ होकर अपना एजेंडा चला रहे थे। 1981 में जब परमार कनाडा भागा तो भारत ने तुरंत उसके प्रत्यार्पण की मांग की, लेकिन तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। और इस अनदेखी का सबसे खौफनाक अंजाम दुनिया ने 1985 में देखा। एयर इंडिया फ्लाइट का वो दिल दहला देने वाला बम धमाका। इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड वही परमार था। इस दर्दनाक हादसे में 300 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की जान चली गई। लेकिन हैरानी की बात देखिए, कनाडाई न्याय प्रणाली ने इस मामले में केवल एक ही शख्स को दोषी माना। जाहिर है भारत के लिए ये एक बहुत गहरा और कभी न भूलने वाला जख्म था। अब बात करते हैं एक ऐसे शैडो नेटवर्क की जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक पूरा जाल बिछा लिया था। 1990 के दशक के आते आते दुनिया की नज़रों से छिपकर गुर्गों का एक नया और बेहद संगठित ग्लोबल नेटवर्क तैयार होने लगा। इसी दौरान एक नाम उभरकर सामने आता है, हरदीप सिंह निज्जर। ये कहानी शुरू होती है 1997 से, जब ये शख्स रवि शर्मा के नाम से फर्जी पासपोर्ट पर भारत से कनाडा भाग गया। वहां जाकर उसने शरण मांगी, नागरिकता के लिए एक फर्जी शादी की और प्लम्बर का काम करते करते आखिरकार ब्रिटिश कोलंबिया में एक स्थानीय गुरुद्वारे का अध्यक्ष बन बैठा। अगर हम भारतीय खुफिया एजेंसियों के दस्तावेजों पर नजर डालें तो पता चलता है कि इन नेताओं ने दुनिया भर में अपना एक जटिल जाल बुन लिया था। अमेरिका और कनाडा में गुरपतवंत सिंह पन्नू, पाकिस्तान और थाईलैंड में जगत्तार सिंह और कनाडा में खुद हरदीप सिंह निज्जर। रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि इनके इस पूरे ग्लोबल ऑपरेशन, वेब मैनेजमेंट और फंडिंग के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का सपोर्ट था। इस पूरी तस्वीर को गहराई से समझने के लिए हमें कनाडाई राजनीति के भीतर झांकना होगा। आइए देखते हैं कि इन नीतियों के पीछे की राजनीतिक मजबूरियां क्या हैं। अब सवाल उठता है कि कनाडा अपनी जमीन पर यह सब कैसे होने दे रहा है। इसका जवाब वहां के चुनावों और वोट बैंक में छिपा है। घरेलू वोटरों को खुश करने के चक्कर में कई भारी कूटनीतिक ब्लंडर्स हुए हैं। 2018 में जस्टिन ट्रूडो की भारत यात्रा तो आपको याद ही होगी। वो दौरा एक बड़ा विवाद बन गया क्योंकि उनके डेलीगेशन में जसपाल अटवाल को शामिल किया गया था, जो कि एक सजायाफ्ता अपराधी था।
बात यहीं खत्म नहीं होती। कनाडा की संसद ने अलगाववादी आंदोलनों की निंदा करने वाला अपना ही एक प्रस्ताव रातों रात वापस ले लिया और 2019 की अपनी सुरक्षा रिपोर्ट से चरमपंथ से जुड़े कुछ खास शब्द भी चुपचाप हटा दिए। ये 2019 के चुनावों का गणित सब कुछ एकदम साफ कर देता है। बहुमत के लिए चाहिए थी 170 सीटें, लेकिन ट्रूडो की पार्टी सिर्फ 157 पर ही सिमट गई। अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्हें जगमीत सिंह की एनडीपी पार्टी की 24 सीटों का सहारा लेना पड़ा। और ये कोई राज नहीं है कि जगमीत सिंह अलगाववादी विचारधारा के प्रति हमदर्दी रखते हैं। बस इसी राजनीतिक मजबूरी ने ट्रूडो के फैसलों की दिशा तय कर दी। और फिर आता है वो उबलता हुआ बिंदु जहां हत्याओं का सिलसिला शुरू होता है और बात पूरी तरह से बिगड़ जाती है। ये इतिहास की कड़वाहट, प्रॉक्सी नेटवर्क्स और सत्ता बचाने की राजनीति, ये सब एक साथ मिलकर 2023 में एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़े। देखिए, 2020 में ही भारत ने आधिकारिक तौर पर निज्जर को आतंकवादी घोषित कर दिया था। फिर अचानक मई और जून 2023 में पाकिस्तान से लेकर यूके तक इस नेटवर्क से जुड़े कुछ प्रमुख लोगों की रहस्यमयी तरीकों से मौत होने लगी। और इस पूरे घटनाक्रम का क्लाइमैक्स आया 18 जून 2023 को। कनाडा के एक पार्किंग लॉट में नकाबपोश हमलावरों ने निज्जर पर 34 गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी। इस हत्या के बाद जो हुआ उसने कूटनीति की दुनिया में हड़कंप मचा दिया। बताया जाता है कि भारत को इस हत्या से जोड़ने वाली जो खुफिया जानकारी थी वो 5 आइज नेटवर्क के जरिए जुटाई गई थी। ये अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का एक बेहद एक्सक्लूसिव इंटेलिजेंस गठबंधन है जो स्टोन घोस्ट जैसे हाई सिक्योरिटी वाले खुफिया डेटाबेस का इस्तेमाल करता है। इसके बाद तो जैसे चीजें कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो गईं। भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन में ट्रूडो को काफी रूखा और ठंडा रिस्पॉन्स मिला। इसके बाद वो वापस कनाडा लौटे और सीधे संसद में खड़े होकर वो विस्फोटक आरोप लगा दिए। उन्होंने तुरंत भारतीय राजनयिक पवन कुमार राय को देश से निकाल दिया। भारत ने भी बिना देर के पलटवार किया, कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया और वीजा सेवाओं पर पूरी तरह रोक लगा दी। दोनों देश आमने सामने आ गए। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प भू राजनीतिक विरोधाभास नजर आता है जिसे कुछ लोग दोहरा मापदंड भी कहते हैं। देखिए, 2020 में अमेरिका ने कासिम सुलेमानी को मारा या 2006 में अलेक्जेंडर लिट्विनेंको के मामले में पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए। तब उन्होंने अपनी सीमाओं के पार जाकर की गई इन कार्यवाहियों को बिल्कुल सही ठहराया। लेकिन जब यही कथित आरोप भारत पर लगते हैं तो अचानक से अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों के सख्ती से पालन की बात होने लगती है। तो आखिर में ये सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या ये दोनों देश अपने आपसी कूटनीतिक और व्यापारिक हितों की खातिर जल्द ही कोई सुलह का रास्ता निकालेंगे, या फिर भारत और पश्चिमी देशों के बीच रिश्तों का ये तनावपूर्ण रूप ही अब नया नॉर्मल बन जाएगा? जरा सोचिए, दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का व्यापार है, बड़े बड़े पेंशन फंड्स का निवेश है और सबसे बड़ी बात, हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। ऐसे में यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये तनातनी आखिर कब तक चलती है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है इस पूरे कूटनीतिक घटनाक्रम की हर परत आपको समझ आ गई होगी। साथ जुड़ने के लिए बहुत